Assalamu alaikum, welcome to Infomercial and Ad Forum. In this video, we are going to solve a quiz on the topic called summary writing. So this topic is very important, I believe, in all the graduation programs. If you talk about the engineering, if you talk about medical, if you talk about, for example, commerce and arts especially. So our graduation program, we are, having this kind of a topic, which is very important, by the way. So we are going to solve BCQs, best choice questions in this video. So let's start. Number one question on your screen. What is the primary goal of summary writing? Question is कि summary writing में आपका जो main purpose होता है, जो basic purpose है आपका, वो क्या होता है? What you need to achieve? A option, to rewrite the entire text. जो कुछ उस पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक समरी क्या होती है, मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ. समरी इज बेसिकली कि आप एक बड़े टेक्स्ट को, यानी कि कुछ लिखा हुआ है, कोई कहानी है या फिर कोई एक ऐसा नॉवेल है या फिर कोई एक ऐसा चैप्टर है या कोई ऐसी थ्योरी है, आप उसको समराइज कर रहे हो, आप उसको सम अप कर रहे हो, यानी कि इजी वर्ड्स के अंदर आप उसको उसका एक छोटा वर्जन जो है ना वो निकाल के आप दे रहे हैं किसी को कि आप ये पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 4 पेजेस के अंदर क्या लिखा हुआ था, आप ये 1 पेज पढ़ लीजिए. दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड समरी, राइट? सो समरी को जब आप लिखते हैं, सो इट्स लाइक यू आर रीराइटिंग द एंटायर टेक्स्ट. क्या दोबारा से आप लिख रहे होते हैं? मुझे तो नहीं लगता. बी ऑप्शन, टू कंडेंस द मेन पॉइंट्स एंड आइडियाज ऑफ अ टेक्स्ट, यानी कि तमाम तरह उस टेक्स्ट के अंदर, उस लिखत के अंदर जो कुछ मेन पॉइंट्स थे, मेन आइडियाज थे, मेन कॉन्सेप्ट्स थे, वो आप निकाल के उनको जो है ना वो तहरीर करते हैं. सी ऑप्शन, टू ऐड पर्सनल ओपिनियंस एंड इंटरप्रिटेशंस, यानी कि आप अपने पर्सनल ओपिनियंस लिख रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टेक्स्ट के अंदर ये बताया गया और मेरी जाती राय ये है. डी ऑप्शन, टू क्रिएट अ लॉन्गर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. बिल्कुल गलत है. लॉन्गर तो होता नहीं है, शॉर्टर होता है. एस फॉर समरी एंड एस फॉर शॉर्ट, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखेंगे. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन इज the primary goal of summary writing is to condense the main points and ideas of a text. B option is the right one. आप main ideas को लिखते हैं, ठीक है? Question number 2. What should a good summary focus on? एक अच्छी summary जो है वो किस चीज के ऊपर फोकस करती है, किस चीज को हाईलाइट करती है? Including every detail from the original text, या फिर rephrasing the text word for word या word to word, या फिर सी, रीटेलिंग द एंटायर स्टोरी, कि दोबारा से आप उस स्टोरी को बता रहे हैं. डी, कैप्चरिंग द की इंफॉर्मेशन एंड मेन आइडियाज. ओवर हियर देखिए, एक अच्छी समरी के अंदर क्या होना चाहिए, वो पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आप दोबारा से बता दें, या फिर आप जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट की जो डिटेल थी वही आप इंक्लूड कर दीजिए. वैसे तो चारों ऑप्शंस बहुत ही कमाल के हैं यहाँ पे, एंड ऑल ऑफ देम आर सम वेज करेक्ट with each other, but the correct one is D, capturing the key information and main ideas. Just that, ठीक है? अगर आप पूरी की पूरी स्टोरी को या पूरे टेक्स्ट को दोबारा से लिखेंगे, तो वो तो उसी हिसाब से बन जाएगा ना, वही वाली चीज दोबारा से आ जाएगी, तो वो तो नहीं चाहिए हमें समरी चाहिए उसकी, हमें समराइज पॉइंट्स चाहिए. So capturing the key information and main ideas. Then we have, what should you avoid in a summary? देखिए, अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपने समरी में क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं ऐड करना, क्या नहीं करना, राइट? तो क्या नहीं करना, इंक्लूडिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, ये नहीं करना क्या आपने? बिल्कुल करना है. क्लैरिफाइंग कॉम्प्लेक्स टर्म्स, ये भी करना होता है, जहां पे कोई मुश्किल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स वगैरह यूज होती हैं और हमें उनको डिफाइन करना चाहिए, राइट? बी ऑप्शन, एडिंग पर्सनल कमेंट्री और ओपिनियंस, क्या ये नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए. सो डी ऑप्शन, स्टेइंग विद इन द वर्ड लिमिट. नहीं, ये तो कोई खास चीज नहीं है. वर्ड लिमिट जितनी हमें हमारे से जो है इंस्ट्रक्टर है वो जितनी बोलेगा वो हम उसी हिसाब से उसको लिख कर देंगे. सो आई थिंक बी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर. एडिंग योर पर्सनल कमेंट्री एंड ओपिनियंस, मैंने अभी बात की थी, पर्सनल, अपनी जाती राय से हमें आगाह ना करें अपनी समरी के अंदर. क्यों? क्योंकि आप स्टोरी की समरी बयान करें तो आप उसी के मातहत रहेंगे, राइट? यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई, और यू हैव टू बी अंडर दैट अम्ब्रेला. जो टेक्स्ट है ना उसी के अंदर आपने बात करनी है. दैट्स इट. देन वी हैव, what's the best way to decide what to include in a summary? अच्छा तरीका क्या है कि आप एक समरी के अंदर क्या इंक्लूड करें? A option, include every sentence from the original text. No way. B, focus only on the opening and closing paragraphs. कि सिर्फ शुरू का और आखिरी का लिखते हैं? नहीं. Choose the most important points and ideas.
फिर वही वाली बात, आई थिंक सी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर, लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं, फोकस ऑन विविड डिस्क्रिप्शंस एंड एनेक्डोट्स, ये भी सही लग रहा है. सो व्हिच वन इज राइट ओवर हियर? ऑफ कोर्स सी ऑप्शन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडियाज वो आपने मेंशन करने होते हैं अपनी समरी के अंदर, ठीक है. विविड डिस्क्रिप्शन डी ऑप्शंस भी सही है, लेकिन एनेक्डोट्स वही वाली स्टोरी वाली बात आ जाती है, तो वो तो हमें नहीं ऐड करनी है, राइट. एक चीज सही है, दूसरी चीज नहीं है. एंड देन यू हैव हाउ शुड यू हैंडल डायरेक्ट कोटेशंस इन अ समरी. हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके टेक्स्ट को लिखा जाता है, ऑथर जब लिख रहा होता है, तो वो कभी कभार डायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, कि किसी ने कुछ कहा तो वो ऐड कर देता है, लेकिन जब आप समराइज कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट कोटेशन ऐड नहीं करते हैं. यू नीड टू अवॉइड दैट डायरेक्ट कोटेशंस इन योर समरीज, हमेशा याद रखेंगे. ओके, इज इट ए ऑप्शन इज राइट? इंक्लूड एज मेनी डायरेक्ट कोटेशंस एज पॉसिबल, जितनी ज्यादा डायरेक्ट कोटेशंस हो सके आप ऐड कर दें, कोई गल नहीं है जी. नहीं. बी ऑप्शन, पैराफ्रेज द कोटेशन, कोटेशन को आप पैराफ्रेज कर दीजिए, हाँ ये हो सकता है. या फिर सी ऑप्शन, अवॉइड डायरेक्ट कोटेशंस इन समरीज. बी ऑप्शन इज नॉट राइट ओवर हियर, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट कोटेशंस को बेसिकली अवॉइड कर रहे होते हैं. डी ऑप्शन, एड एडिशनल कमेंट्री टू द कोटेशंस, बिल्कुल भी नहीं, कमेंट्री की तो कोई जगह ही नहीं है वहां पे, राइट. सो ओवर हियर सी ऑप्शन इज राइट, अवॉइड डायरेक्ट कोटेशंस इन समरीज. आपने डायरेक्ट कोटेशंस नहीं ऐड करनी होती है. पैराफ्रेज कहां करनी होती है कोटेशंस को, कहां पे इजाजत है, वो हम आगे देखेंगे. व्हाट टेंस शुड अ समरी बी रिटन इन? ये एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनर से कि कौन से टेंस के अंदर समरी होनी चाहिए. सो इट्स ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस. थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से आप बात कर रहे होते हैं अपने, whenever you are having your that thing, what sort of a summary is, तो आप हमेशा एज अ थर्ड पर्सन बात कर रहे हो. तो थर्ड पर्सन जो है ना वो प्रेजेंट टेंस के अंदर ही यूज होता है, ठीक है. he goes there when he finds out the girl is sitting over there, and then he thinks that maybe that girl is like having some complexity or completions in her life and all that, तो वो प्रेजेंट टेंस के अंदर बात होती है समरी में. ओके, देयर यू हैव What is the optimal length of a summary? हाँ जी, words के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है. ये कह रहे हैं कि लेंथ वैसे कितनी होनी चाहिए नॉर्मली, as long as the original text. जितना ओरिजिनल टेक्स्ट है उतना ही भर के आप लिख दीजिए समरी के अंदर. नो. बी ऑप्शन, half the length of the original text. Suitable. Few sentences. बिल्कुल भी नहीं. A single sentence, astaghfirullah, बिल्कुल भी नहीं, जाहिर सी बात है. B option is right over here, half the length of the original text. ठीक है जी, आपने ओरिजिनल टेक्स्ट देख लिया, एक पेज का है तो आपकी समरी आधे पेज की होनी चाहिए. ओरिजिनल टेक्स्ट अगर 2 पेजेस का है तो आपकी समरी 1 पेज की होनी चाहिए. What is the purpose of a summary's introductory sentence? देखिए, आपको पता है कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो होता है वो बड़ा कमाल का होता है और बड़ा भारी भी होता है, राइट. यू आर मेकिंग एन इंप्रेशन टू द रीडर. इफ यू नीड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर, देन यू शुड dive into that summary with the best quotation or with the best statistics या best question. आप इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट टू ग्रैब रीडर्स अटेंशन. सो अदरवाइज अगर पहली एपिसोड ही अच्छी नहीं है तो आप दूसरी एपिसोड बिल्कुल भी नहीं देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्यों हम लोग जो है ना वो क्या पर्पस है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के लिए? टू रिपीट द टाइटल ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, या फिर टू प्रोवाइड अ थीसिस स्टेटमेंट, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक, और टू इंक्लूड पर्सनल एनेक्डोट्स. देखिए, मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैंने एस्से राइटिंग पढ़ाया था आपको इसी इन्फॉर्मेशनल और एट फॉरम चैनल पे, सो मैंने बात की थी कि इंट्रोडक्शन के अंदर एस्से में आप थीसिस स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं, यानी कि थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? टॉपिक नहीं होता बेसिकली, लेकिन टॉपिक का थोड़ा सा अलग एक टाइप का वर्जन है वो, ठीक है. टॉपिक क्या होता है? टॉपिक में एक सिंगल लाइन में आपको लिखा हुआ होता है, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट जो है ना वो एक 2-3 सेंटेंसेस का एक मजमुआ होता है जिसमें टॉपिक छुपा हुआ होता है. आप उसको पढ़ते हो, फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा इसमें पूछा क्या जा रहा है. To provide a thesis statement is the right option over here. Okay, introduction sentence के अंदर आप हमेशा summary में भी और essay में भी thesis statement से start करते हैं, हमेशा याद रखेंगे. Okay, and then you have when is it appropriate to include your personal opinions in summary? बड़ी अच्छी बात बोली, लेकिन the answer is you know and I know and we all know never. 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 You do not have to add your personal opinions in a summary, please. देखिए, न्यूज वाला काम करना है आपने, न्यूज वाला काम. न्यूज बुलेटिन में क्या होता है भाई? न्यूज बुलेटिन में ये होता है जनाब कि अगर
मतलब कहीं पे कोई हादसा वगैरह हुआ है, तो जो न्यूज एंकर है, the person who is responsible to broadcast the news, he will just explain the news as it happened. वो अपनी कोई जो है ना वो ओपिनियंस नहीं कर देगा। अगर पुलिस जल्दी पहुंच जाती तो ऐसा नहीं होता, अगर एम्बुलेंसेस वहां पे जल्दी होती तो ऐसा नहीं होता। अरे भाई तुम क्यों कह रहे हो यार, तुम्हारा काम है, यू आर लाइक अ रोबोट, तो तुम्हें जो है ना वो सिर्फ न्यूज को देना है एज इट हैपेंड, सिंपली, एग्जैक्टली, ठीक है। अपने ओपिनियंस को प्लीज ऐड मत कीजिए, ना समरी में, ना न्यूज में, और ना ही लाइव के अंदर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनी पर्सन जो कि आपसे राय मांग रहा है, तो आप उसको राय दीजिए। बाकी और चीजें कुछ नहीं दीजिए तो बेहतर है। एंड देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ प्रूफ रीडिंग ए समरी? क्यों करते हैं भाई हम प्रूफ रीड किसी भी चीज को? समरी हो या एसे हो या लेटर हो या एप्लीकेशन हो, कोई सा भी रिटन डॉक्यूमेंट हो, हम क्यों प्रूफ रीड करते हैं? टू ऐड मोर डिटेल्स एंड एग्जांपल्स? नहीं, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। टू शॉर्टन द समरी? नहीं। टू करेक्ट एरर्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी? बेहतर है। डी, टू रीराइट द इंटायर समरी? नहीं नहीं भाई, कौन इतनी मेहनत करेगा। सी ऑप्शन इज राइट, टू करेक्ट एरर्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी। आपके रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए, आप रीडर के सामने नहीं जाते, so it's very hard for the writer to write in a way that कि रीडर को पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाए। तो वो एक अलग ही चीज होती है ना, उसका स्वैग ही अलग होता है कि यार आपने इतना अच्छा लिखा है कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई बंदा आपकी लिखाई को पढ़ रहा है और उसको समझ में भी आ रहा है। सो इसलिए हमें प्रूफ रीड करना बहुत लाजमी होता है। करेक्ट एरर्स हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो उसके अंदर, साइजेबल एरर्स ना हो, स्पेलिंग एरर्स ना हो, और क्लैरिटी हो। सबसे बड़ी बात क्लैरिटी हो, ठीक है। Which one of the following is not a key element? Not a key element of a well-written summary. इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। कौन सा एक ऐसा एलिमेंट नीचे दिया हुआ है जो कि नॉट यानी कि नहीं है एक अच्छी समरी के अंदर, उसको हमें नहीं करना होता यूज। तो क्वेश्चन को जरा समझ के कीजिएगा। ए ऑप्शन, इंक्लूडिंग ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? नहीं, ये तो हम ऐड करते हैं। यूजिंग डायरेक्ट कोटेशंस फ्रीक्वेंटली? हाँ, ये हो सकता है। सी ऑप्शन, यूजिंग योर ओन वर्ड्स टू कन्वे द मेन आइडियाज? नहीं, ये तो हम करते हैं, हमारे अपने वर्ड्स होते हैं। और डी ऑप्शन, मेंटेनिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट स्ट्रक्चर? नहीं, वो भी हम करते हैं। सो ए सी डी, मुझे नहीं लगता ये सही है। बी ऑप्शन इज राइट। यस, हमने पहली बात की थी डायरेक्ट कोटेशंस को आपने नहीं ऐड करना है। अगर आपने करना भी है तो आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आपने इसको पैराफ्रेज करके प्रॉपरली यूज करना है, अ लिटिल बिट काइंड ऑफ, ठीक है। That is called. So frequently नहीं यूज करना है। देखिए, आप एक वर्ड आ गया ना यहाँ पे, फ्रिक्वेंटली आपने यूज नहीं करना है, आपने यूज करना है लेकिन एक लिमिट में रह के। What should you do if the original text includes technical terms? आपको क्या करना होगा अगर आपके जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके अंदर हैवी वोकैबुलरी लिखी हुई है, posh इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, राइट? A very good and terminology is written, a very hi-fi shy words are written. So आप क्या करेंगे? Avoid using technical terms in the summary? नहीं। B, define the technical terms in the summary? Okay. C, replace technical terms with simpler words? हाँ, ये भी सही है। Omit any reference to technical terms? बिल्कुल भी नहीं। So I believe यहाँ पे C या फिर B मुझे सही लग रहा है, और मुझे इनमें से भी जो सही यानी कि बेहतरीन लग रहा है वो है, should I say C or D or what is the correct one? I think B is the right one. Let's see. डिफाइन द टेक्निकल टर्म्स इन द समरी? मुझे ऐसा लग रहा है डिफाइन, आपको डिफाइन करनी होती है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते सिंपल वर्ड्स में। यस, एग्जैक्टली, दी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। आप टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मुश्किल सा वर्ड आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर दे दिया, फिर इंग्लिश की आप एक समरी लिख रहे हो, उसके अंदर एक बड़ा वर्ड आ गया कि फॉर एग्जाम्पल फ्लॉक्सिनोसिलिफिकेशन, बहुत बड़ा वर्ड है, सेकंड नंबर पे आता है ये वर्ड। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको जो है ना उस वर्ड को रिप्लेस करके आपने सिंपल ये लिख दिया कि वर्थलेस, नहीं, आपने उसको डिफाइन कर दिया। दिस वर्ड ओवर हियर मींस इस तरीके से, ओके। एंड देन यू हैव व्हाट्स द पर्पस वे, व्हाट्स द एप्रोप्रिएट वे टू हैंडल स्टैटिस्टिक्स एंड स्पेसिफिक डेटा इन अ समरी? ये मुश्किल क्वेश्चन है। ए ऑप्शन, इंक्लूड एवरी स्टैटिस्टिक एंड डेटा पॉइंट? एवरी तो नहीं हो सकता, समरी है तो कुछ ना कुछ तो हो कटेगा और कुछ ना कुछ आएगा। बी ऑप्शन, समराइज द जनरल ट्रेंड्स विदाउट स्पेसिफिक नंबर्स? जनरल ट्रेंड्स विदाउट स्पेसिफिक नंबर्स को समराइज कर दिया जाए, हाँ ठीक है, बेहतर है थोड़ी। यूज डायरेक्ट कोटेशंस फॉर स्टैटिस्टिक्स? प्लीज नो। यूज डायरेक्ट कोटेशंस फॉर स्टैटिस्टिक्स? नो, NO, नो, बड़ा वाला नो। बी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। सी और डी को तो मुझे देखते के साथ समझ में आ गया कि इसने मुझे
मतलब ये एग्जामिनर ने मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था और मैंने फौरन से उसको कट कर दिया सिंस आई न्यू दिस. ओके, एंड ए ऑप्शन इज नॉट राइट. एवरी नहीं कर सकते, कुछ कुछ होते हैं, सम होते हैं. एज फॉर शॉर्ट, एज फॉर समरी, एज फॉर सम, हमेशा याद रखिएगा. एंड देन व्हाट शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ अ समरीज कंक्लूडिंग सेंटेंस. अब यहां से पूछा आपसे पूछा गया प्राइमरी फोकस क्या होता है. बेसिक आपका जो फोकस है कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर, यानी कि लास्ट में जो एक आपका पैराग्राफ आता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आपकी जो आखिरी बात, आपने फॉर एग्जांपल 1 घंटे का लेक्चर दे दिया, लास्ट में आप जो है वो अगर कोई अच्छी बात, मजबूत बात नहीं करके जाएंगे तो डेफिनेटली योर ऑडियंस विल नॉट हैव एनी थिंग टू रिमेंबर. वो तो सारी चीजें भूल गए होंगे, लेकिन आखिरी में ना कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि जो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाए. ए ऑप्शन एडिंग योर ओन इंटरप्रिटेशंस. बी ऑप्शन रीस्टेटिंग द थीसिस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. नहीं नहीं नहीं. सी ऑप्शन ऑफरिंग अ पर्सनल एनेक्डोट. पर्सनल तो हम नहीं कर सकते. इनकरेजिंग द रीडर टू रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट. हाँ, हमने यही बात की थी मेरा ख्याल है जब हमने स्टार्ट किया था कि रीडर आपकी समरी को पढ़ के उसको ओरिजिनल टेक्स्ट का पता चल जाए और फिर वो इतना परसुएड हो जाए कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना चाहे. सो दैट इज कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल लाइक एक कहानी लिखी जाती है, उसके ऊपर फिर मूवी बन जाती है, राइट. तो जब मूवी देखते हैं लोग तो फिर इसके बाद वो ओरिजिनल कहानियों के ऊपर भी जाते हैं. ठीक है, तो ये आई थिंक इनकरेजिंग होता है, क्वाइट मोटिवेटिंग होता है. लेट्स सी व्हिच इज द करेक्ट आंसर. यस, डी ऑप्शन इज राइट. अंदाजा था मेरा वैसे तो. सो दिस इज राइट. ओके, सो देन वी हैव व्हाट्स द पर्पस ऑफ अ टाइटल और हेडिंग इन अ समरी. टाइटल और हेडिंग का क्या पर्पस होता है? टू प्रोवाइड पर्सनल कमेंट्री? नो. टू शोकास्ट और शोकेस योर क्रिएटिविटी? नहीं, आपकी क्रिएटिविटी का हमने क्या करना है, वो तो समरी के अंदर ऑब्वियसली हो जाएगी. टू इंडिकेट द टॉपिक ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. हाँ, ये सही है. टू समराइज द एंटायर समरी, ये भी सही लग रहा है मुझे. तो राइट ऑप्शन इज सी, टू इंडिकेट द टॉपिक ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. टॉपिक है ना भाई, ठीक है. टाइटल और हेडिंग का यही मकसद होता है. ठीक है जी, दैट इज. सो इन अ समरी व्हाट्स द रोल ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस. आपकी समरी जब आप लिख रहे होते हैं, सो कनेक्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस का क्या मतलब. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूँ, हमेशा याद रखेंगे बेटा, जब भी आप बोलें तो नेचुरल अंदाज में बोलिए. इंग्लिश बोलें या उर्दू बोलें या फिर कोई सी भी लैंग्वेज, उसमें नेचुरल अंदाज पता है कैसे आता है? जब आप कनेक्टिंग वर्ड्स लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली, फ्रिक्वेंटली, हाउएवर, एट लास्ट, एट लेंथ, सेकेंडली, फर्स्ट ऑफ ऑल. इस तरह के जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ना, जब आप यूज करते रहते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करते करते, तो आपकी लैंग्वेज के अंदर एक अलग ही रिदम आ जाता है, नेचुरल अंदाज आ जाता है उसके अंदर. ठीक है. सो व्हाट्स द रोल ऑफ कनेक्टिंग यूजिंग कनेक्टिंग वर्ड्स एंड ऑल दैट? टू रिपीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट. नहीं, उसका क्या काम कनेक्टिंग वर्ड्स का? टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. आपने तो अपनी समरी के अंदर कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं करना, मुश्किल तो कुछ करना ही नहीं है, समरी तो आसान होनी चाहिए. ठीक है. टू गाइड द रीडर थ्रू समरीज लॉजिकल फ्लो. हाँ, कनेक्टिंग वर्ड्स जो है वो फ्लो के साथ साथ जो है ना वो आपके कनेक्टिंग वर्ड्स जो है ना वो फ्लो आपका बना रहे होते हैं आपकी लैंग्वेज के अंदर. तो मेरा ख्याल है कि समरी के अंदर भी वो फ्लो का ही काम करते हैं, लॉजिकल फ्लो का काम करते हैं, ताकि उसको ओरिजिनल से हटाया ना जाए, वही रखा जाए लेकिन शॉर्ट कर दिया जाए. यही हमारी समरी का मकसद है. टू फिल स्पेस एंड मीट वर्ड काउंट रिक्वायरमेंट्स. नहीं 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 नहीं. सी ऑप्शन इज राइट. टू गाइड द रीडर थ्रू द समरीज लॉजिकल फ्लो. देखिए, डी ऑप्शन का मतलब है वर्ड काउंट वगैरह पूरा करने के लिए जो है ना आप लंबी कर दें एंड ऑल दैट. नहीं, ऐसा नहीं होता. व्हाट इज द आइडियल लेवल ऑफ डिटेल फॉर अ समरी. एक आइडियल लेवल क्या होता है? जब आप एक समरी के अंदर जब एक बात करते हैं, कोई चीज को डिटेल आप वजाहत करते हैं, सो व्हाट इज द आइडियल लेवल ऑफ अ समरी? ए ऑप्शन including every detail from the original text. Every? No, please, no. Every not. B, providing some key details and examples. हाँ, ये सही लग रहा है. Omitting all the details to create brevity. नहीं भाई, बिल्कुल नहीं. कट मत कीजिएगा. omit का मतलब कट कर देना. ठीक है, बिल्कुल नहीं, कोई डिटेल आप कट नहीं कर सकते. Adding personal anecdotes for the personal touch. आपने पर्सनल टच कुछ नहीं करना. ओके, यू डोंट हैव टू ऐड. सो आई थिंक बी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर. प्रोवाइडिंग सम की डिटेल्स एंड एग्जांपल्स. ये आपका आइडियल लेवल होता है. आपकी समरी आइडियल उस वक्त बनेगी जब आप की एलिमेंट्स एंड डिटेल्स वगैरह ऐड करते हैं. आप चाहे तो खुद भी कर लीजिए, आप कभी एक स्टोरी को लीजिए और फिर उसकी समरी लिखिए. आप ये तमाम तर काम कर रहे होंगे उसके अंदर. आई बेट. ओके, हाउ शुड यू अप्रोच समराइजिंग अ लेंथी टेक्स्ट?
आप जो है वो एक टेक्स्ट को समराइज करने के लिए क्या अप्रोच यूज करते हैं? इंक्लूड एवरी पैराग्राफ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट? नो. समराइज ईच पैराग्राफ इन इक्वल डिटेल? ये भी हो सकता है. फोकस ऑन द मेन की पॉइंट्स एंड की सेक्शंस? ये ज्यादा अच्छा है. यूज डायरेक्ट कोटेशंस टू कैप्चर द ऑथर्स वॉइस? नो. सी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर. Undoubtedly, inarguably. Okay, I can say this. What should you do if the original text contains arguments or counter arguments? Arguments अगर हैं उसके अंदर, बड़े मजे की चीज पूछी है मैंने. Arguments अगर हैं आपके original text के अंदर या counter arguments हैं, argumentative essay है फॉर एग्जाम्पल, या argumentative thesis है, research paper है, whatsoever, report है, आप क्या करेंगे उन arguments का? ऐसी बात है, और आर्ग्यूमेंट्स को कट तो नहीं कर सकते आप. अवॉइड मेंशनिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स? बिल्कुल गलत है. बी. प्रेजेंट ओनली योर पर्सनल ओपिनियंस? नो, वी डोंट नीड, थैंक यू. सी. इंक्लूड ऑल आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इन इक्वल डिटेल? बिल्कुल ऐड करने होंगे, हम छोड़ नहीं सकते उनको. समराइज द मेन आर्ग्यूमेंट्स विदाउट एक्सेसिव डिटेल? मेरा ख्याल है डी. डी पे ताला लगा जाए. बिल्कुल है. Here I go. Summarize the main arguments without excessive detail. ज़्यादा आपने excessive detail नहीं add करनी है. The thing is that you just have to add, main arguments summarize करके. ठीक है? This was all about summary writing. I hope every single BCQ was important for you, and inshallah, I wish you all the best for your paper. And thank you so much for watching. Like this video, share it with your friends and colleagues, and subscribe तो आप कर ही देंगे. I know. Thank you. Jazakallah.